हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में एक नए थ्योरी का, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइगेंस के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के थ्योरी हम लोग प्रूव करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि हाइगेंस के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों को सत्यापित करिए, साबित कीजिए, प्रूव कीजिए। या कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हाइगेंस के सिद्धांत पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम को साबित कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में दोनों थ्योरी की बात करेंगे। दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग दोनों थ्योरी को पूरा आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि दोनों थ्योरी में से अल्टरनेट करके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम आप दोनों लोग इसे जरूर देखिए पूरा वीडियो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज हिंदी में बता देंगे, बाकी सब थ्योरी है। थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले फिगर जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में थ्योरी को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम जो है हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम। हाइगेंस के सिद्धांत पर हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम, आधार पर परावर्तन के नियम ध्यान से समझिएगा। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम हम लोग जानेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन on the basis of Huygens प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल ध्यान से समझिएगा। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको फिगर को ध्यान से समझना होगा कि फिगर किस तरह से होता है। यदि आपको फिगर समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि ये थ्योरी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम में जानते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होती है तो आपतन के बाद उसी माध्यम में परावर्तित होकर के चली जाती है। तो हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े थे कि आपतन बिंदु और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम में पढ़े थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आज हम लोग इस थ्योरी में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर कैसे होता है, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर आज हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फिगर को समझने की कोशिश करिएगा। फिगर में ये ध्यान से समझिएगा, ये कोई सरफेस है जिसे हम x और y नाम दे देते हैं। x और y सरफेस है और इसमें तीन प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हो रही है। ध्यान से समझिएगा, तीन प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद यहां से परावर्तित हो जा रही है। ध्यान से फिगर देखिएगा, ये तीन किरण जो है ये आपतित हो रही है, आपतन के बाद यहां से परावर्तित हो जाती है। अब हम करते क्या है, यहाँ पर एक अभिलंब डालते हैं इस तरह से,
ये एंगल आई और ये इसको बोल देते हैं N1 और ये पॉइंट को बोल देते हैं AB। इसमें द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है जिसे हम A और इसका नाम B दे देते हैं। B से द्वितीयक तरंगिकाएं C पर जाती है और C से यहां पर द्वितीयक तरंगिकाएं D तक जाती है। ध्यान से समझिएगा, इस पर एक अभिलंब डालते हैं, ये अभिलंब जो होता है वो I बन जाता है और ये जो कोण बनता है इस कोण को स्मॉल r के नाम से जानते हैं और इस कोण को हम लोग स्मॉल I के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा। और AB तरंगाग्र के कोई बिंदु P मान लेते हैं, जो ये तरंगाग्र P से Q होते हुए R तक जाती है। P से Q होते हुए R तक जाती है। तो जब तरंगाग्र P से Q होकर R तक जाती है तो P से Q और Q से R तक जाने में कुल समय लगेगा, वो समय हम निकालेंगे। वैसे आप जानते हैं समय बराबर जो होता है दूरी बटा में चाल, तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो फिगर एक बार फिर से समझ लीजिएगा। 3 प्रकाश की किरण इस समतल सतह पर XY पे आपतित होती है। आपतित होने के बाद परावर्तित हो जाती है और ये AB जो है वो क्या है, ये इसे हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। ये AB द्वितीयक तरंगिकाएं जब विचलित होती है तो वो C पॉइंट से होते हुए D पॉइंट पर चली जाती है। दूसरा तरंगिकाएं P वाला लेते हैं जो P से Q और Q से R तक हो जाती है। P से Q और Q से R तक जाती है। जो कोण बनाता है A के साथ PAQ वो एंगल I होता है और जो कोण RCQ बनाता है वो एंगल R होता है। तो हमें इस थ्योरी में प्रूव करना क्या है, एंगल I और एंगल R को प्रूव करना है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो हमें ये साबित हो जाता है हाइगेंस के सिद्धांत पर कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस फिगर को आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार फिर से इस फिगर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में आप लोग आ जाते हैं। इसको फिर से एक बार इस फिगर को देख लीजिए क्योंकि फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि फिगर को आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो थ्योरी समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। इस फिगर को एक बार बढ़िया से आप समझने की कोशिश करिएगा। ये XY प्लेन है। क्या है? XY प्लेन है और इसमें 3 प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होती है और आपतन के बाद ये उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, आपतन के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है और इस बिंदु पर हम कोई अभिलंब डालते हैं इस तरह से, ये N1 कर लेते हैं और ये एंगल I बन जाता है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं ये A और B है और B से द्वितीयक तरंगिकाएं C से होते हुए D तक चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? D तक चली जाती है। इस पर एक अभिलंब डालते हैं, ये अभिलंब I बनता है, ये एंगल R बन जाता है। अब देखिए ये द्वितीयक तरंगिकाएं की कोई बिंदु मान लिया कि ये P है जो P से होते हुए Q और Q से होते हुए R बिंदु तक जाती है और ये जो कोण बनता है ये पूरा कोण वो स्मॉल I बन जाता है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों जो होता है आपस में बराबर होते हैं और कैसे बराबर होता है इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए फिगर के बारे में कुछ 2-4-5 लाइन लिखते हैं, उसके बाद इस थ्योरी को प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे क्या, किसी परावर्तक पृष्ठ XY पर विचार करते हैं। किसी परावर्तक पृष्ठ XY, ये X है और ये Y, XY पर विचार करते हैं। XY पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। इस पृष्ठ पर समतल तरंगाग्र, इस पृष्ठ पर समतल तरंगाग्र
इस पृष्ठ पर समतल तरंगाग्र AB पर प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ की भांति व्यवहार करती हैं। प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ की भांति व्यवहार करती हैं। नए विक्षोभ की भांति क्या करती है? व्यवहार करती है। बिंदु B से द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु A से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं AD या BC, ये आप देख सकते हैं। बिंदु B से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं AB, या ये हम इसको नाम दे देते हैं D, ये BC से होकर के D तक जाती है। तो हम मान लिया कि माना आपतित तरंगाग्र के बिंदु P से, माना आपतित तरंगाग्र के बिंदु P से, ये आपतित तरंगाग्र AB है, AB के कोई बिंदु मान लेते हैं P है, P से द्वितीयक तरंगिकाएं प्रारंभ होती है। P से द्वितीयक तरंगिकाएं प्रारंभ होती है। द्वितीयक तरंगिकाएं प्रारंभ होती है और सतह XY के बिंदु Q से, और सतह XY के बिंदु Q से, यहां देखिए P से कहा गया Q से परावर्तन के पश्चात, Q से परावर्तन के पश्चात यहां Q से क्या हो रहा है? परावर्तन के पश्चात ये CD के बिंदु R तक पहुंचती है। आप देख सकते हैं CD के बिंदु पश्चात CD के बिंदु कहां तक पहुंचती है? CD के बिंदु R तक पहुंचती है, R तक पहुंचती है। तब द्वितीयक तरंगिका द्वारा लिया गया कुल समय, तब द्वितीयक तरंगिका द्वारा लिया गया कुल समय, ध्यान से समझिएगा। कुल समय अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं P से आपतित होती है Q बिंदु पर, और Q बिंदु से यहां से परावर्तित होकर CD के बिंदु R तक चली जाती है। तो P से Q और Q से R तक जाने में कुछ समय लगेगा। वो समय बराबर हम लिख सकते हैं T बराबर, बताइए क्या हम लिख सकते हैं? हम दूरी बटा में चाल जानते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या लिख सकते हैं? दूरी बटा में चाल। तो P से Q, PQ जो है वो दूरी हो गया, ये लिखेंगे PQ, और बटा में जो चाल होता है प्रकाश की चाल होती है, और प्रकाश की चाल को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो C से डिनोट करते हैं। प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं। तो हम लिखेंगे दूरी बटा में चाल, ये PQ दूरी हो गया और प्रकाश की चाल हमारा C। फिर यहां से Q से R जा रहा है तो प्लस हम QR करते हैं और इसको लिखते हैं C, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ध्यान से इस थ्योरी को समझने की कोशिश करिएगा। जब प्रकाश
इस तरह से आपतित होती है तो आपतन के बाद परावर्तित हो जाती है और उसमें ए बी जो है वो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है। इस ए बी द्वितीयक तरंगिकाएं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग द्वितीयक तरंगिकाएं होती है। माना कि ए बी बिंदु पर कोई द्वितीयक तरंगिकाएं पी है, जो पी इस समतल सतह एक्स वाई पर आपतित होती है वो क्यू बिंदु पर, और क्यू बिंदु से परावर्तित होने के बाद यह सीडी के आर बिंदु तक जाती है। तो P से Q और Q से R तक जाने में लगा कुल समय बराबर दूरी बटा में चाल जानते हैं। तो PQ हमारा दूरी हो गया और यहां से यहां प्रकाश की चाल C हो गई। जैसे कि आप जानते हैं प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं, C प्लस। अब क्या करते हैं, Q से R की दूरी प्रकाश की चाल तय करती है तो QR बटे में C कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब क्या करें, इसे हम मिटाएंगे, मिटाने के बाद इस थ्योरी को फाइनली प्रूव करेंगे। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एंगल I और एंगल R बराबर होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम आपको ये फिगर अभी तो मिटाएंगे नहीं, आप ध्यान से इस फिगर को देखिएगा क्योंकि फिगर के माध्यम से ही हम लोग को प्रूव करना है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। त्रिभुज PAQ में, त्रिभुज PAQ में अगर हमें निकालना होगा साइन I, ये आप जानते हैं अगर ये एंगल I है तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, और जब ये लंब होता है तो ये क्या होता है, कर्ण हो जाएगा। तो साइन I बराबर हम लिख सकते हैं PQ बाई AQ। क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, लंब बटा में कर्ण। क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं लंब बटा में कर्ण, साइन I बराबर लंब बटा में कर्ण PQ बाई AQ। तो यहां से यदि PQ का मान अगर हमें निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं AQ साइन I। अब फिर करते हैं त्रिभुज हम लिखते हैं RCQ में। अब इससे हम क्या करते हैं, साइन R निकालते हैं। साइन R इज इक्वल टू, इसके सामने वाला ये तो लंब हो जाएगा, लिखेंगे QR, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं कर्ण हो जाएगा तो QC लिखते हैं। इसलिए अगर QR निकालना हो तो हम QC इंटू साइन R कर लेते हैं और समीकरण 1 में पुट कर देते हैं वैल्यू को। समीकरण 1 से ध्यान से समझिएगा, इस त्रिभुज PAQ में I निकालते हैं। I कैसे निकालते हैं, साइन I इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण PQ बाई AQ लिखते हैं। अगर हमें PQ निकालना होगा तो AQ साइन I करते हैं। ठीक उसी तरह से त्रिभुज RCQ में हम R निकालेंगे, तो त्रिभुज RCQ में साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मीन्स ये QR बाई QC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QR बाई QC। अगर QR निकालना होगा तो हम कर सकते हैं QC साइन R कर सकते हैं। अब करना क्या है, समीकरण 1 में PQ और QR का मान पुट कर देते हैं। अब देखिएगा P इज इक्वल टू PQ के जगह पर हम लिख सकते हैं AQ साइन I बाई और C कर लेते हैं प्लस QR के जगह पर हम क्या करते हैं, QR के जगह पर QC साइन R बाई
सी कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। और आप ध्यान से इस चीज को देखिए कि QC है, ये QC को हम क्या कर सकते हैं, AC में से AQ माइनस कर सकते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। QC को अगर निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि QC इज इक्वल टू AC में से AQ को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, QC अगर निकालना हो तो AC में से AQ को घटा देते हैं तो QC निकल जाएगा। समीकरण 2 से हम कर क्या सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। T इज इक्वल टू AQ साइन I बाई C और प्लस करते हैं QC के जगह पर AC माइनस AQ और ये साइन R लिखते हैं और बाई क्या करेंगे, C कर लेते हैं। तो इस तरह से T का मान निकल गया। इसके आगे हम नीचे बनाने की कोशिश करेंगे बट जगह नहीं है, आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे, ध्यान से समझिएगा। अब फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर हम मिटा दे रहे हैं। आप फिगर को दिमाग में रखे रहिएगा कि कौन सा पॉइंट किस जगह पर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। हम इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू ये AQ साइन I बाई C प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो AC साइन R बाई C माइनस ये अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं AQ साइन R बाई C। देखिए C दोनों के लिए है, इसलिए इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। C AC में भी डिवाइड कर देते हैं, C AQ में भी डिवाइड कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए AQ इसमें भी कॉमन है, AQ इसमें भी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू AQ और इसको क्या कर सकते हैं, लिखेंगे क्या, साइन I माइनस साइन R और बाई C कर लेते हैं। क्योंकि दोनों का एलसीएम बराबर है तो हम C कर लेते हैं और प्लस AC साइन R बाई C। ध्यान से समझिएगा, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये AQ दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल दिए साइन I और माइनस साइन R कर दिए बाई C। क्यों किए, क्योंकि C दोनों का जो देख रहे हैं कि वैल्यू है, इक्वल है, इसलिए हम उसको एलसीएम ले लिए हैं और साइन I माइनस साइन R कर दिए हैं। तो इस तरह से T का मान निकल गया। आपको ध्यान से देखना होगा कि AQ जो है वो द्वितीयक तरंगिकाएं के बिंदु है, यानी कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर द्वितीयक तरंगिकाएं का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर द्वितीयक तरंगिकाएं का मान भिन्न भिन्न होता है। यह कब संभव है, जब AQ का मान यानी कि ये पूरे का मान 0 के बराबर हो जाए तब। तो हमें इसको लिखना होता है, चूंकि आपती तरंगाग आपती तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं आपती तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं विभिन्न बिंदु Q पर विभिन्न बिंदु कैपिटल Q पर आपतित होती हैं। विभिन्न बिंदु कैपिटल Q पर
आपतित होती है, इसलिए भिन्न भिन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए भिन्न भिन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए AQ का मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। AQ का मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। AQ का मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह केवल तभी संभव हो सकता है, यह केवल तभी संभव हो सकता है, तभी संभव हो सकता है जब, ध्यान से समझिएगा, यह केवल तभी संभव हो सकता है जब AQ इंटू साइन आई माइनस साइन आर बाई सी का मान शून्य हो जाए। ध्यान से समझिएगा, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आपतित तरंगिका का मान भिन्न भिन्न होता है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि आपतित तरंगाग्र से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं भिन्न भिन्न बिंदु Q पर आपतित होती है, विभिन्न बिंदु Q पर आपतित होती है, इसलिए भिन्न भिन्न बिंदु पर द्वितीयक तरंगिकाएं का मान भी भिन्न भिन्न होता है, यानी कि भिन्न भिन्न द्वितीयक तरंगिकाएं AQ का मान भी भिन्न भिन्न होता है। यह तभी संभव है जब AQ इंटू साइन आई माइनस साइन आर बाई सी इज इक्वल टू 0। जब इसका मान शून्य के बराबर हो जाएगा तो भिन्न भिन्न द्वितीयक तरंगिकाएं का मान भिन्न भिन्न होगा, और ये AC साइन आर बाई सी से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। हमें मतलब AQ है, AQ पर जो विभिन्न द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है वो भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, और यह तभी संभव है जब इसका मान जो है ये 0 के इक्वल हो जाए। तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल टू 0, या साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है, यही प्रकाश के लिख सकते हैं, यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है, यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है। और ये प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग कौन से थ्योरी में प्रूव किए? तो हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को प्रूव किए। यह हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है आपके फाइनल एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को दोबारा बीच में आए हैं आप लोग, तो बीच में आने से दिक्कत होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में, तो इसे आप लोग शुरू से जरूर देखिएगा जब वीडियो ये पूरी तरह से अपलोड हो जाए। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम हम लोग प्रूव कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइगेंस के सिद्धांत पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम को प्रूव करेंगे। जिस तरह से हम लोग ये प्रूव किए हैं ठीक इसी तरह से हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम प्रूव करेंगे। तो क्या आप जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसे कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। प्रकाश के अपवर्तन में स्नेल का नियम आपको बताया गया है। स्नेल के नियम में हमने बताया कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन होता है। तो आज इसी थ्योरी को हम लोग प्रूव करेंगे हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नए थ्योरी की बात करेंगे।
चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसे हम मिटाते हैं और हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, जिसका नाम है हाइगेंस के सिद्धांत पर परावर्तन के नियम। तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस के सिद्धांत पर अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम। तो जहां परावर्तन है इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। अपवर्तन के नियम क्या करेंगे? अपवर्तन के नियम। अब यहां पे रिफ्लेक्शन है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? रिफ्रैक्शन कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, जिस तरह से हम थोड़ा सा चेंज किए हैं इसके नाम में, ठीक उसी तरह से हमारा थोड़ा सा चेंजिंग होगा थ्योरी में। देखिए प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश एक माध्यम से आती है तो उसी माध्यम में परावर्तित होकर के चली जाती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है, जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग प्रूव करेंगे क्या? जब प्रकाश की किरण जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मीन्स विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो उस स्थिति में प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, उस नियम को प्रूव करेंगे। अर्थात एंगल मीन्स साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन। तो चलिए इस फिगर को ध्यान से आप लोग देखिए और समझने की कोशिश जरूर करिए। मान लेते हैं कि ये कोई इस तरह से फिगर हम बना रहे हैं और ये प्रकाश की तरंग, प्रकाश ये है, फिगर को ध्यान से समझिएगा। प्रकाश की किरणें जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ये कौन सा मीडियम है? इसको रेयर बोल देते हैं, रेयर मीडियम, और इसको हम लोग डेंसर मीडियम के नाम से जानते हैं। रेयर का मतलब होता है विरल माध्यम और डेंसर का मतलब होता है सघन माध्यम। जैसी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, वो सीधे न जाकर के वो मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस तरह से प्रकाश की मुड़ने की जो घटना होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के पश्चात, उसी को प्रकाश के अपवर्तन का नियम कह देते हैं। यहाँ पर एक अभिलंब डालते हैं और ये अभिलंब एंगल आई बन जाता है। क्या बन जाता है? एंगल आई। और एक द्वितीयक तरंग ए बिंदु कर देते हैं, एक द्वितीयक तरंगिका। उसी तरह से ये पी बिंदु हो गया, ये बी, और इसको हम लोग सी कर लेते हैं। और सी से क्या होता है? द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होकर के ये डी तक जाती हैं। इसको हम लोग कैपिटल क्यू और इसको हम लोग आर कर लेते हैं। ये जो एंगल बनता है वो स्मॉल आई, यानी कि आपतन कोण एंगल आई होता है, और ये जो एंगल होता है अपवर्तन कोण एंगल आर बनता है। जिस तरह से हम लोग फिगर हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी है फिगर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तीन प्रकाश की किरणें आती है रेयर से डेंसर में, तो ये यहाँ से अपवर्तित हो जाती है। और ए बी देख रहे हैं, ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। ए बी क्या है? ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। और ए से बी द्वितीयक तरंगिकाएं जाती है, बी से सी और सी से डी तक होते हुए चली जाती है। अब ए बी द्वितीयक तरंगिकाएं पर कोई भी बिंदु हम पी ले लेते हैं, जो पी का जो तरंगिकाएं हैं वो क्यू से होते हुए आर तक चली जाती है। जिस तरह से हम लोग इसके पहले P से Q और Q से R तक जाने में लगा कुल समय ज्ञात करते थे, यहाँ पर भी कुल समय भी ज्ञात करेंगे। तो फिगर उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको मिटा करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिगर को दोबारा आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मेन फिगर है। फिगर अगर समझ में आ जाता है तो थ्योरी समझने में आसान पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं इस तरह से।
इस कंटेनर को हम लोग पानी से भर देते हैं और इसे हम लोग डेंसर मीडियम कर लेते हैं। कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम, जिसे हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये सीधे न जाकर के ये मुड़ जाती है और इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। क्या बोल देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। तो यहां से हम एक अभिलंब डालते हैं। इस अभिलंब पर जो आपतन कोण होता है वो I, और इस बिंदु को हम A नाम दे देते हैं। इस A से कोई द्वितीयक तरंगिकाएं इस ये X और Y पर आपतित होती है और इसका नाम B दे देते हैं। B से द्वितीयक तरंगिकाएं C पर होते हुए अपवर्तित होकर के D बिंदु पर चली जाती है। ये AB के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होते हैं। उस बिंदु को मान लिया कि P। अब ये P जो है द्वितीयक तरंगिकाएं ये Q से होते हुए वो R तक जाती है। ये PAQ का जो कोण बनता है वो एंगल I बन जाता है और QCR के साथ जो कोण बनता है वो स्मॉल r बन जाता है। तो यहाँ पे आपतन कोण जो है वो I और अपवर्तन कोण जो है R है। तो हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हम अपवर्तनांक कह देते हैं, अर्थात n sin I by sin R। इसी को प्रकाश के अपवर्तन का नियम कह देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम में हम लोग जानते हैं कि जो आपतन कोण की ज्या होती है अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होती है। तो sin I by sin R n इस थ्योरी से हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फिगर के बारे में 2-4-5 लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो माना ये x y समतल सतह है। माना x y समतल सतह है जो विरल से सघन माध्यम सघन माध्यम को अलग करता है। सघन माध्यम को अलग करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये x और y जो है ये रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम और डेंसर मीडियम मीन्स सघन माध्यम। इस विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग करने वाला जो तल है वो एक्स वाई तल है। हम इसको लिखेंगे AB तरंगाग्र है जो एक्स वाई पर आपतित होती है। AB जो है AB तरंगाग्र है जो एक्स वाई तल पर आपतित होती है। एक्स वाई तल पर क्या होती है? आपतित होती है। किसी बिंदु Q पर विचार करते हैं। इस बिंदु पर Q पर विचार करते हैं। किसी बिंदु कैपिटल Q पर किस पे विचार करते हैं? P। ये P है क्योंकि P से Q और Q से R पर जाती है। किसी बिंदु P पर विचार करते हैं। किसी बिंदु P पर विचार करते हैं जो आपतित तरंगाग्र है। जो आपतित तरंगाग्र है। या आप देख सकते हैं P बिंदु पर विचार करते हैं जो आपतित तरंगाग्र है। आपतित तरंगाग्र है। माना कि बिंदु बिंदु जब विचलित होता है तो माना कि B
बिंदु से, माना कि बी बिंदु जब विचलित होता है, बी बिंदु जब विचलित होता है तो तरंगाग्र के रूप में या आप देख सकते हैं ये विचलित होता है, तरंगाग्र के रूप में सी तक पहुंचता है, रूप में सी बिंदु तक पहुंचता है, सी बिंदु तक पहुंचता है, क्यू बिंदु से और पी बिंदु क्यू बिंदु से होते हुए और पी बिंदु क्यू बिंदु से होते हुए बिंदु आर तक पहुंचता है, बिंदु आर तक पहुंचता है। यहां पे आप देख सकते हैं P बिंदु से जो द्वितीयक तरंग इकाई है वो Q बिंदु होते हुए बिंदु R तक पहुंचता है। तो इस तरह से P से Q और Q से R तक जाने में कुल लगा समय की बात करते हैं। लिखेंगे क्या? तरंगाग्र को P से R तक, P से Q और Q से R तक जाने में लगा कुल समय। ध्यान से समझिएगा, तरंगाग्र को P से Q और Q से R तक जाने में लगा कुल समय। जिस तरह से इसके पहले कुल समय निकाले थे उसी तरह से कुल समय T बराबर हम लिखेंगे PQ बाई C और प्लस लिखेंगे QR बाई V लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 करिए। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये T इज इक्वल टू PQ बाई C प्लस QR बाई V क्यों लिखे हैं। इसके पहले तो हम लिखे थे कुल समय T बराबर PQ बाई C प्लस QR बाई C लिखे थे, लेकिन यहां पर QR बाई V क्यों लिखे हैं जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो आपसे एक सवाल किए थे, सभी लोग कमेंट जरूर करिए कि क्या कारण है कि T बराबर PQ बाई C प्लस QR बाई C के जगह पर हम V किए हैं, क्यों नहीं C किए हैं। इसके पहले तो हम लोग जो पढ़े हैं थ्योरी उसमें तो PQ बाई C प्लस PQ बाई हम लोग C ही किए थे, लेकिन यहाँ पर PQ बाई हम लोग C और प्लस QR बाई हम लोग भी क्यों किए हैं, इसका जवाब दीजिए और बताइए ऐसा क्यों। चलिए, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं तो ध्यान से आप समझिएगा। जो लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। प्रकाश कहां से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी कि विरल से सघन माध्यम में जाती है। और जब भी प्रकाश जब रेयर से डेंसर में जाती है, यानी कि विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो जो प्रकाश की चाल होती है उस प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। वैसे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और जैसी वो
निर्वात या फिर वायु में भी वही होता है, लेकिन जैसी वो किसी अन्य माध्यम जैसे जल में अगर प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल जो है वो हवा में था, अब वो पानी में आ गया, यानी कि रेयर मीडियम में था, अब वो डेंसर मीडियम में आ गया, यानी कि वो विरल माध्यम में था, अब वो सघन माध्यम में आ गया। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा, इसलिए भी लिख दिए। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जिस तरह से हम लोग इसके पहले हम लोग साइन आई और साइन आर का मान निकाले थे, ठीक उसी तरह से यहां पर भी साइन आई और साइन आर का मान निकालेंगे। तो चलिए आप लोग बताइए कि साइन आई बराबर क्या लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि साइन आई बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए, साइन आई त्रिभुज पी ए क्यू में हम लिखेंगे क्या, साइन आई इज इक्वल टू, ये लिखेंगे पी क्यू बाई ए क्यू। जिस तरह से वहां पर किए थे ना, ठीक उसी तरह से हम लिखेंगे पी क्यू बाई ए क्यू, और हमें पी क्यू निकालना है। पी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए क्यू साइन आई, ये हो गया। फिर लिखेंगे क्या, फिर त्रिभुज, ये लिखेंगे किसमें, क्यू सी आर में। क्या करेंगे, क्यू सी आर में। अब आप लोग बताइए कि साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। साइन आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई क्यू सी, जैसे वहां पर भी लिखे थे ना, क्यू आर बाई क्यू सी, और हम लोग यहां पर करते क्या है, सो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू सी, और साइन क्या करेंगे, आर करते हैं। समीकरण हम लिखते हैं एक से, समीकरण एक से आप देखिएगा, हम लोग T इज इक्वल टू पी क्यू बाई सी प्लस क्यू आर बाई सी, पी क्यू और क्यू आर का मान पुट करते हैं। तो T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी क्यू के जगह पर पी क्यू बाई सी, और प्लस पी क्यू के जगह पर हम लोग लिखेंगे, पी क्यू के जगह पर क्या लिखते हैं, ए क्यू साइन आई बाई सी, और प्लस क्यू आर के जगह पर हम लिखेंगे क्यू सी साइन आर बाई भी कर लेते हैं। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आप बताइए कि क्यूसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, उसमें क्यूसी बराबर हम लोग लिखे थे, क्या लिखेंगे, चूंकि क्यूसी इज इक्वल टू एसी में से ए क्यू माइनस करते हैं, एसी माइनस ए क्यू, क्या करेंगे, एसी में से ए क्यू को माइनस करेंगे तो क्यूसी निकल जाएगा, एसी में से ए क्यू को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, क्यूसी निकलेगा। तो हम समीकरण इसको 2 कर लेते हैं और लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से आप बताइए कि T इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू साइन आई बाई सी, और प्लस क्यूसी के जगह पर लिखेंगे ए सी माइनस ए क्यू, और साइन आर कर लेते हैं बाई भी। तो इस तरह से, ये जिस तरह से वहां पर हम लोग किए थे उसी तरह से मैथमेटिकल फॉर्म यहां पर भी है। अब हम लोग करेंगे क्या, T इज इक्वल टू, इसको हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ए क्यू साइन आई बाई सी, और प्लस इसको लिखेंगे क्या, ए सी साइन आर बाई भी, और माइनस ये लिखेंगे ए क्यू साइन आर बाई भी। तो इसको हम भी को हम एसी में भी डिवाइड किए, भी को हम ए क्यू में भी डिवाइड कर चुके हैं। तो चलिए इसके आगे हम ऊपर लिखेंगे। तो आप क्या करिए, फटाफट इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए कि इसके आगे हम क्या लिखेंगे, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब क्या करते हैं, सब
इसको मिटाएंगे और मिटाने के बाद इसके आगे हम लोग कॉमन लेंगे। तो कमेंट करिए कि क्या कॉमन लेंगे, फटाफट कमेंट करिए कि कौन सा इसमें पॉइंट को कॉमन लेंगे, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग सेम थ्योरी पढ़े हैं, थोड़ा सा चेंजिंग था उसमें। तो बताइए इसमें क्या कॉमन लेंगे, फटाफट कमेंट करिए। ध्यान से समझिएगा, दोनों में ए क्यू कॉमन है, तो T इज इक्वल टू ए क्यू और लिखेंगे क्या, साइन आई बाई सी माइनस लिखेंगे साइन आर बाई भी और ये लिखेंगे प्लस ए सी साइन आर बाई भी। इस तरह से ये हमारा कॉमन हम ले लिए हैं और इसे हम मिटा देते हैं। अब बताइए कि अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रूफ हो जाए। ए क्यू साइन आई बाई सी माइनस ए साइन आर बाई भी, जैसे इसके पहले हम लोग 2-3 लाइन लिखे हैं कि तरंगाग्र का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। तो माना कि बिंदु Q पर विभिन्न तरंगिकाओं का मान भिन्न भिन्न होगा। ये तभी संभव है जब ए क्यू इंटू साइन आई बाई सी माइनस साइन आर बाई भी का मान शून्य हो जाए। ये 2-3 स्टेप लिखना पड़ता है, जैसे इसके पहले हम लोग लिखे हैं वो सेम चीज यहां पर भी आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिखते क्या है। चूंकि आपतित तरंगाग्र से उत्पन्न, चूंकि आपतित तरंगाग्र से उत्पन्न, चूंकि आपतित तरंगाग्र से उत्पन्न विभिन्न द्वितीयक तरंगिकाएं विभिन्न द्वितीयक तरंगिकाएं विभिन्न बिंदु Q पर आपतित होती है। विभिन्न बिंदु कैपिटल Q पर आपतित होती है। विभिन्न बिंदु कैपिटल Q पर आपतित होती है, इसलिए भिन्न भिन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के, इसलिए भिन्न भिन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के, भिन्न भिन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के AQ के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। AQ के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। AQ के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह केवल तभी संभव हो सकता है, यह केवल तभी संभव हो सकता है जब, ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से हम लोग इसके पहले भी हाइगेंस के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन के नियम प्रूव किए थे और वहां पर ये सेम वर्ड लिखे थे, आपको भी सेम चीज दोनों में लिखना है। सिर्फ फर्क क्या है, फिगर में फर्क है। क्या चीज में फर्क है, फिगर में, क्योंकि वहां पर प्रकाश के परावर्तन होता था और यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है।
यहाँ पर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, वहां पर रेयर से रेयर में ही चला जाता है, मीन्स विरल से विरल माध्यम में ही चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है। बाकी जो मान हम लिखे थे ए बी सी और पी क्यू आर, वो सब मान इसमें भी है और वहां पर भी था। तो थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन लैंग्वेज आप सेम चीज उतार सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, चूंकि आती तरंगाग्र से उत्पन्न विभिन्न द्वितीयक तरंगिकाएं विभिन्न बिंदु Q पर आपतित होती हैं, अतः भिन्न भिन्न द्वितीयक तरंगिकाओं का मान भी भिन्न भिन्न होगा। यह तभी संभव है जब AQ का मान क्या हो, शून्य हो। तो यहां पर लिखेंगे जब AQ sin I बाई C माइनस साइन R बाई V इज इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, साइन I बाई C माइनस साइन R बाई V इज इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं साइन I बाई C, ये जब उधर जाएगा तो साइन R बाई V कर लेते हैं ये। सो हम लिख सकते हैं साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं C बाई V। और चूंकि आप लोग पढ़े हैं n बराबर C बाई V और पूर्णांक n बराबर क्या पढ़े हैं, C बाई V, तो हम लिख सकते हैं सो n इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। यही क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। यही अपवर्तन का दूसरा नियम अर्थात स्नेल का नियम है, लिख सकते हैं। यही अपवर्तन का दूसरा नियम अर्थात स्नेल का नियम है। यही अपवर्तन का दूसरा नियम अर्थात स्नेल का नियम है। तो इस तरह से जो आप थ्योरी देखे हैं बहुत ही आसानी से प्रूफ हो चुका है। इसमें हम लोग दोनों थ्योरी पढ़े, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। किसके सिद्धांत पर, तो हाइगेंस के सिद्धांत पर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन पढ़ लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AQ इंटू साइन I बाई C माइनस साइन R बाई V इज इक्वल टू 0। ये AQ के जब 0 हो जाएगा तो इतना बराबर लिखेंगे साइन I बाई C माइनस साइन R बाई V इज इक्वल टू 0। जब माइनस वाला जब इधर आता है तो प्लस हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन I बाई साइन R और ये C बाई V ये लिख सकते हैं। चूंकि n इज इक्वल टू C बाई V अपवर्तनांक का सूत्र के अनुसार आप लोग जानते हैं n इज इक्वल टू C बाई V, तो C बाई V के जगह पर n रखते हैं तो n इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम अर्थात स्नेल का नियम। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाता है, मीन्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग जाने कि हाइगेंस के सिद्धांत पर किस तरह से प्रकाश के अपवर्तन के नियम को प्रूव कर सकते हैं और किस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के नियम को प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थ्योरी प्रकाश के परावर्तन, हाइगेंस के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो, ये थ्योरी आपको कैसा लगा? यदि ये थ्योरी आपको अच्छा लगा तो इस थ्योरी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसी तरह से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।